समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का ये हृदय स्थल अपनी ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की तकनीक के बीच एक बेहद बारीक संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। और देखिए, ये जो गहन चर्चा है ना, ये उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये समझना चाहते हैं कि एक विशाल और जटिल प्रणाली असल में काम कैसे करती है। चाहे अर्थव्यवस्था के नियम समझने हो या ये देखना हो कि बड़े स्तर पर नीतियां जमीन पर कैसे उतरती हैं। राइट। तो ये ब्लूप्रिंट अपने आप में एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये कोई बेजान आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन का जीता जागता रोड मैप है। तो चलिए इस पूरे खाके को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किसी भी जगह का भविष्य कैसा होगा, ये बहुत हद तक उसके भूगोल और उसके अतीत की नींव पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ज्योग्राफी बहुत मैटर करती है। हाँ, तो अगर शुरुआत इस राज्य के विशाल परिदृश्य से करें तो 24 जनवरी 1950 को स्थापित उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे भारत का 7.33% हिस्सा है कार्यों के लिए और प्रयागराज न्यायिक कार्यों के लिए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी सीमाएं। हाँ, इसके बॉर्डर्स। राइट। ये 8 अलग अलग राज्यों मतलब उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़ा है। और साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ भी साझा करता है। देखिए, अगर हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 9 अलग-अलग सीमाओं से ये जुड़ाव यूपी को केवल एक साधारण राज्य नहीं रहने देता। ये भौगोलिक स्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ी सामरिक संपत्ति है। वो कैसे? क्योंकि ये इसको उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी हब बना देता है। देश के लगभग आधे हिस्से की जो सप्लाई चेन्स हैं वो किसी न किसी रूप में यहीं से होकर गुजरती हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर मैं यहाँ एक उपमा का इस्तेमाल करूं तो यूपी भारत के एक मदरबोर्ड की तरह है। अच्छा, मदरबोर्ड। हाँ, जहाँ सारे महत्वपूर्ण सर्किट्स यानी देश के अलग अलग हिस्से आके जुड़ते हैं। और इस मदरबोर्ड के अपने कुछ खास सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्रतीक भी हैं जो इसकी पहचान को गहरा करते हैं, जैसे बारासिंघा, सारस क्रेन, पलाश का फूल, अशोक का पेड़ और वो मछलियों और धनुष बाण का ऐतिहासिक चिन्ह। बिल्कुल। और ये जो चौराहा या ये मदरबोर्ड है ना, ये कोई रातों रात नहीं बना है। इसका इतिहास 4000 वर्षों के विकास का परिणाम है। हाँ, पुरातात्विक दृष्टि से। राइट। प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से 7 तो अकेले इसी भूभाग में थे, जैसे काशी, कौशल और वत्स। अरे वाह! और ये वही भूमि है जहां भगवान बुद्धा ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। सही कहा। फिर मध्यकाल का वो शानदार दौर आता है जहां मुगल स्थापत्य कला ने ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी जैसी यूनेस्को धरोहरें दुनिया को दी। और इसी दौर में गंगा जमुनी तहजीब का उदय हुआ जिसने सदियों तक विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं को एक साथ जोड़े रखा। हाँ, और यही सांस्कृतिक गहराई जब आधुनिक काल से टकराती है तो ये भूमि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र बन जाती है। मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर जैसे शहर उसी विद्रोह के गवाह हैं। बिल्कुल। 1902 के यूनाइटेड प्रोविंस से लेकर 1950 में उत्तर प्रदेश के गठन तक इस भूभाग की राजनीतिक और सामाजिक चेतना ने पूरे देश की दिशा तय की है। पर इस ऐतिहासिक मंच को जो चीज सबसे ज्यादा शक्ति देती है वो है यहाँ की जमीन। दस्तावेज में राज्य के भूगोल को एक ज्योमॉर्फिक ग्रिड में बांटा गया है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। हाँ, जिसमें पहला भाबर और तराई क्षेत्र है। राइट, जहां दलदली मिट्टी और हिमालयी नदियां हैं। और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र जहां लाल काली मिट्टी और ढेरों खनिज संपदा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ना, वो पूरे राज्य का 90% हिस्सा है, यानी मध्य गंगा का मैदान। सही पकड़ा। यहाँ की एलुवियल मिट्टी बेहद उपजाऊ है और गंगा, यमुना, गोमती जैसी नदियों का एक विशाल जाल है। देखिए, ये 90% मैदानी हिस्सा ही असल में इस राज्य की जीवन रेखा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू भी है। वो क्या? ये समतल स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी राज्य को केवल भारत का अन्न भंडार ही नहीं बनाती, इसका एक सीधा आर्थिक फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलता है। अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन में? बिल्कुल। पहाड़ी या बहुत ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सड़कें या रेल नेटवर्क बिछाना बहुत महंगा और चुनौतीपूर्ण होता है,
लेकिन ये विशाल समतल मैदान एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड रेल के विस्तार के लिए प्राकृतिक रूप से अनुकूल है, जिससे निर्माण की लागत काफी कम हो जाती है। ये तो एक नया नजरिया है देखने का। लेकिन भूगोल तो सिर्फ एक मंच है ना। असल कहानी तो उन करोड़ों किरदारों की है जो इस मंच पर रहते हैं, और उस तंत्र की है जो उन्हें चलाता है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं? हाँ, जब हम आंकड़ों पर गौर करते हैं तो वे सचमुच विस्मयकारी हैं। 2026 के लिए अनुमानित जनसंख्या लगभग 24.35 करोड़ है। ये पूरे भारत की आबादी का 17.03% है, जो कि किसी बड़े देश के बराबर है। बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व 990.8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2026 के अनुमान के अनुसार लिंगानुपात 100 महिलाओं पर 108.3 पुरुष हैं, और अगर विविधता की बात करें तो यहाँ लगभग 89.7% हिंदू और 19.2% मुस्लिम आबादी का एक जटिल सामाजिक ताना बाना है। और इतने बड़े सामाजिक ढांचे को संभालना और दिशा देना आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों में से एक है। सही बात है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है, और मैं थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा यहाँ। हाँ, पूछिए। आमतौर पर अर्थशास्त्र में इतनी विशाल और घनी आबादी को संसाधनों पर एक बहुत बड़े बोझ के रूप में देखा जाता है। मतलब ज्यादा लोग यानी ज्यादा खर्च, है ना? हाँ। लेकिन ये ब्लूप्रिंट इस आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्यिकीय लाभांश कह रहा है। ये गणित थोड़ा समझ नहीं आया। एक 24 करोड़ की आबादी बोझ से लाभांश में कैसे बदल रही है? ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कोई भी आबादी बोझ तब होती है जब वो अशिक्षित या अकुशल हो, क्योंकि तब वो सिर्फ संसाधनों का उपयोग करती है। राइट, वो सिर्फ कंज्यूम करेंगे। हाँ, लेकिन ब्लूप्रिंट स्पष्ट करता है कि यहाँ साक्षरता दर 67.7% से बढ़कर 73% हो गई है, और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है। जब आप 24 करोड़ लोगों को शिक्षित और कुशल बनाने लगते हैं तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। यानी वे केवल उपभोक्ता नहीं रह जाते। ठीक कहा, वे उत्पादक बन जाते हैं। शिक्षा और कौशल से लैस ये विशाल युवा आबादी अब एक बहुत बड़ा मानव संसाधन है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यही लोग प्रथम इंजन हैं। ये पॉइंट है। और दूसरा पहलू ये है कि दुनिया की कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी 24 करोड़ लोगों के इस विशाल उपभोक्ता बाजार को अनदेखा नहीं कर सकती। ये आबादी ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सबसे बड़ा चुंबक है। ओह, आप समझ आया। और इतने बड़े इंजन को दिशा देने के लिए जो प्रशासनिक वस्तुकला तैयार की गई है वो भी अपने आप में विशाल है। 75 जिले और 18 मंडल है। द्विसदनीय विधायिका भी है। हाँ, जहाँ विधान परिषद में 100 और विधानसभा में 403 सीटें हैं। न्यायपालिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। पर एक और दिलचस्प प्रशासनिक रणनीति जो मुझे इस ब्लूप्रिंट में दिखती है वो ये है कि बुनियादी ढांचा, नगर विमानन यानी एविएशन और सूचना विभाग जैसे अहम विभाग सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रखे गए हैं। इसके पीछे ना एक बहुत स्पष्ट तर्क है। 75 जिलों का फैलाव ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और जहां तक प्रमुख ढांचागत विभागों के सीधे नियंत्रण की बात है तो ये निर्णय लेने की प्रक्रिया से लाल फीताशाही या रेड टेप को खत्म करता है। अच्छा, फाइल्स अटकती नहीं है। बिल्कुल। जब फाइलें कई मंत्रालयों के बीच नहीं घूमती तो नीतिगत निर्णयों में गति आती है, यानी स्पीड आती है। विशाल प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए ये तेजी बहुत जरूरी होती है। और जब हम राजनीति और सत्ता के केंद्र की बात करते हैं तो 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सीटों के साथ ये देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य रहा है। इसके अलावा दस्तावेज में एक डबल इंजन के तालमेल का जिक्र है, यानी केंद्र और राज्य के बीच का सीधा जुड़ाव। यहाँ डबल इंजन का मतलब किसी राजनीतिक नारे से नहीं है, बल्कि नीतिगत निरंतरता या पॉलिसी कंटिन्यूटी की कार्यप्रणाली से है। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि इसका आर्थिक असर क्या है। इसका सीधा असर यह है कि जब राज्य और केंद्र के बीच प्रशासनिक तालमेल होता है तो बड़ी ढांचागत परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाली स्वीकृतियां और फंड तेजी से जारी होते हैं। इस फ्रिक्शनलेस व्यवस्था के कारण प्रोजेक्ट सालों तक फाइलों में नहीं अटकते, बल्कि जमीन पर आकार लेने लगते हैं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। एक विशाल भूगोल है,
उपजाऊ जमीन है, एक बड़ा और कुशल मानव संसाधन है और तेजी से फैसले लेने वाला प्रशासनिक तंत्र है। लेकिन ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहे हैं? राज्य उपभोक्ता से उत्पादक कैसे बन रहा है? दस्तावेज बताता है कि $1 ट्रिलियन का जो रोड मैप है, उसमें 2016-17 से जीएसटीपी दोगुनी होकर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और 50 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेश पाइपलाइन भी मौजूद है। हाँ, लेकिन यहाँ जो एक आंकड़ा मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, बताइए। दस्तावेज कहता है कि बुनियादी ढांचे पर इतना भारी खर्च करने के बावजूद राज्य का राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन बहुत शानदार है। ऋण टू जीडीपी अनुपात 28% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राजकोषीय घाटा 3% की सुरक्षित सीमा के भीतर है और राजस्व अधिशेष 2.6% है। मैं इस पर थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, श्योर। ये जो भारी भरकम आर्थिक शब्द हैं, राजकोषीय घाटा 3% के अंदर होना और राजस्व अधिशेष, इसका जमीनी मतलब क्या है? क्या इसे हम एक घरेलू बजट की तरह समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसको एक परिवार के बजट की तरह ही समझिए। देखिए, राजकोषीय घाटा 3% के अंदर होने का सीधा मतलब ये है कि राज्य विकास के नाम पर अंधाधुंध कर्ज नहीं ले रहा है। वो मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल नहीं है। सही कहा, जिससे भविष्य में दिवालिया होने का खतरा न रहे। और राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस 2.6% होने का अर्थ है कि राज्य की जो नियमित कमाई है, जैसे टैक्स वगैरह से, वो उसके नियमित खर्चों जैसे वेतन और पेंशन उनसे ज्यादा है। अच्छा, तो बचत हो रही है। हाँ, जो पैसा बच रहा है यानी जो अधिशेष है, उसे ही एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाने में लगाया जा रहा है। इसी मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य के कारण ये राज्य अब निवेश आधारित विकास या इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के चरण में आ गया है। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत मददगार है। और देखिए, इस पूरी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है, वो स्पष्ट रूप से कृषि ही है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20.6% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, फसल सघनता या क्रॉप इंटेंसिटी बढ़कर 193.7% हो गई है, जिसका मतलब है कि एक ही खेत से साल भर में लगभग 2 बार फसलें ली जा रही हैं। और गन्ना, दूध और आलू के उत्पादन में तो ये नंबर 1 है ही। हाँ, 2.76 करोड़ हेक्टेयर सिंचित भूमि है इसके पास। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है कृषि व्यय का बढ़ना। प्रति हेक्टेयर ये 0.98 लाख रुपए से उछलकर 1.73 लाख रुपए हो गया है। ये वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन ये उछाल केवल अच्छे मौसम या किस्मत का नतीजा नहीं है। तो किसका नतीजा है? इसके पीछे दलहन और तिलहन मिशन जैसी रणनीतिक नीतियां हैं। किसानों को परंपरागत और कम मुनाफे वाली फसलों से निकालकर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की ओर मोड़ा जा रहा है। अच्छा, यानी नकदी फसलें। हाँ, उन्नत बीज पार्क बनाए जा रहे हैं और सिंचाई की सघनता बढ़ाई गई है। यही कारण है कि प्रति हेक्टेयर आय में इतनी तेजी वृद्धि हुई है, जिससे किसान सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ खेतों से तो 1 ट्रिलियन का आंकड़ा नहीं छुआ जा सकता है ना। औद्योगिक परिदृश्य को भी बदलना ही होगा। और दस्तावेज जो औद्योगिक ढांचा पेश करता है, वो पुराने जमाने की धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों का नहीं है, बल्कि क्लस्टर आधारित विनिर्माण हब का है। हाँ, जैसे नोएडा का आईटी सेक्टर। राइट, नोएडा को आईटी डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के हब के रूप में गढ़ा जा रहा है। कानपुर ड्रोन विनिर्माण का केंद्र बन रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो वहां भारत की पहली एआई सिटी बनाई जा रही है। एआई सिटी? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में, जिसे कभी बहुत पिछड़ा माना जाता था, वहां एक विशाल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हो रहा है। और इन बड़े हाईटेक क्लस्टर्स के पीछे जो असली रीढ़ है, वो एमएसएमई सेक्टर है, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। इसमें 30,000 से ज्यादा पंजीकृत कारखाने हैं, जो करीब 92 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित कर रहे हैं। 92 लाख? ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, कृषि के बाद ये रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये 92 लाख रोजगार
केवल कागजी आंकड़े नहीं है, ये जमीनी स्तर पर हो रही एक व्यापक औद्योगिक क्रांति की निशानी है, जहां छोटे उद्यमी बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं। सही बात है। और इसी का नतीजा है कि समुद्र तट से दूर होने के बावजूद, यानी लैंडलॉक्ड होने के बावजूद, ये राज्य भारत के निर्यात सूचकांक में चौथे स्थान पर आ गया है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी छलांग है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। खेतों में हाई वैल्यू फसलें उग गईं, AI सिटी में सॉफ्टवेयर बन गया और MSME में माल तैयार हो गया। अब इस सबको वैश्विक बाजार तक पहुंचाया कैसे जाए? लॉजिस्टिक्स के जरिए। हाँ, इसका जवाब इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से में मिलता है, जिसे गति और सामरिक शक्ति कहा गया है। यहाँ एक्सप्रेसवे हब की बात हो रही है। कुल 22 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 1788 किलोमीटर पहले ही चालू हैं और 2600 किलोमीटर से अधिक का लक्ष्य है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर जैसे दूरदराज के इलाकों को सीधा बाजार से जोड़ दिया गया है। और देखिए, इन एक्सप्रेसवे का केवल वाणिज्यिक या व्यापारिक उपयोग नहीं है। अगर हम 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उदाहरण लें, जो 12 जिलों को जोड़ता है, तो उसमें एक बहुत ही खास इंजीनियरिंग की गई है। हाँ, दस्तावेज बताता है कि शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी बनाई गई है, जो लड़ाकू विमानों के उतारने और उड़ान भरने में सक्षम है। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं तो ये एक्सप्रेसवे महज गाड़ियों के लिए सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये ड्यूअल यूज वाले रनवे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बुनियादी ढांचे की इस दोहरे उपयोग वाली सोच ने ना पूरी परिभाषा ही बदल दी है। वो कैसे? शांति के समय में ये बेहतरीन सड़कें लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई की लागत और समय को घटाती हैं, जिससे हर इलाके में विकास पहुंचता है। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय आपदा या डिफेंस सिनेरियो में ये तुरंत एक सामरिक संपत्ति या स्ट्रेटेजिक एसेट में बदल जाते हैं, जहां वायुसेना सीधे ऑपरेट कर सकती है। अरे वाह! और जब हवा के रास्ते दुनिया से जुड़ने की बात आती है, तो विजन और भी बढ़ा है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इसमें 11,200 करोड़ रुपए का निवेश है, और सबसे बड़ी बात, ये भारत का पहला नेट जीरो एयरपोर्ट होगा। हाँ, नेट जीरो होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। इसके साथ ही एक विशाल मल्टी मोडल कार्गो हब बन रहा है। 40 एकड़ में फैली MRO सुविधा है, और ये सब देश के सबसे बड़े 8546 किलोमीटर के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ा है। यहाँ नेट जीरो और MRO जैसे शब्दों के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं वैसे आपसे MRO के बारे में पूछना ही वाला था। देखिए, नेट जीरो का मतलब तो ये है कि ये एयरपोर्ट अपनी जरूरत की सारी ऊर्जा सौर या नवीकरणीय स्रोतों से खुद बनाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। ये आजकल वैश्विक निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है। और MRO क्या है? MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। इसका अर्थ है कि विमानों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए अब उन्हें सिंगापुर या दुबई नहीं भेजना पड़ेगा। ये यहीं होगा, जिससे हजारों हाईली स्किल्ड इंजीनियरिंग रोजगार पैदा होंगे। और जब लॉजिस्टिक्स की लागत इतनी कम हो जाती है, तो FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खुद ब खुद खिंचा चला आता है। ये सब कुछ बेहद आधुनिक और तेज है। अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, सब कुछ। लेकिन इन सब के बीच मेरे मन में एक विचार आता है। इतनी तेज आर्थिक और ढांचागत प्रगति के बीच राज्य की जो मूल आत्मा है, उसकी सदियों पुरानी पहचान और विरासत का क्या होता है? क्या वो पीछे छूट जाती है? बिल्कुल नहीं, उल्टा उसे और बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, दस्तावेज का अगला हिस्सा इसी सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। आंकड़े बताते हैं कि 7.1 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटकों के साथ ये भारत का शीर्ष गंतव्य बन गया है। पर्यटन क्षेत्र में हर साल 21.60% की वृद्धि हो रही है। देखिए, इस भारी वृद्धि का कारण केवल पुराने स्मारकों का होना नहीं है। तो और क्या है? ये आध्यात्मिक सर्किट, जिसमें काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज शामिल है, और बौद्ध सर्किट जैसे सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर के सुव्यवस्थित और आधुनिक विकास का सीधा नतीजा है। नई इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन प्राचीन केंद्रों तक पहुंचना आसान बना दिया है। और ये सिर्फ स्थानों की बात नहीं है, ये कला और भाषा की भी बात है। पंडित बिरजू महाराज जैसे दिग्गजों द्वारा समृद्ध कथक, शास्त्रीय नृत्य और अवधी, ब्रज,
भोजपुरी जैसी लोक भाषाओं का एक जीवित संगम यहाँ मौजूद है। सही कहा आपने। ये वही भूमि है जहाँ तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद और हरिवंश राय बच्चन जैसे महान साहित्यकारों ने अपनी कालजी रचनाएं रची। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसी सांस्कृतिक और पारंपरिक नींव पर एक बहुत ही शक्तिशाली आर्थिक मॉडल खड़ा कर दिया गया है, जिसे ओडीओपी यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना कहा जाता है। मैं बता दूं कि ओडीओपी असल में इस पूरी रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये काम कैसे करता है। जैसे भादोही को डॉलर नगरी या कार्पेट सिटी कहा जा रहा है, मुरादाबाद पीतल के लिए मशहूर है, फिरोजाबाद कांच और चूड़ियों के लिए, और लखनऊ चिकनकारी के लिए। लेकिन एक सदियों पुराना स्थानीय शिल्प जो किसी छोटे से गांव में हो रहा है, वो सीधे वैश्विक मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमा रहा है? इसका तंत्र क्या है? इसका तंत्र बहुत ही सीधा और प्रभावी है। पहले क्या होता था कि इन स्थानीय कारीगरों के पास हुनर तो था, लेकिन अच्छी पैकेजिंग, डिजाइनिंग, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उनकी पहुंच नहीं थी। हाँ, तो बीच वाले मुनाफा ले जाते होंगे। बिल्कुल, बिचौलिए सारा मुनाफा ले जाते थे। ओडीओपी योजना ने क्या किया कि सरकार ने सीधा हस्तक्षेप करके इन कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आसान ऋण और ग्लोबल ब्रांडिंग दी। अब भादोई के किसी गांव में बुना गया कालीन सीधे न्यूयॉर्क या लंदन के किसी बड़े शोरूम में बिकता है, वो भी बिना किसी बिचौलिए के। अरे वाह! सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अब केवल कोई भावनात्मक या किताबी विषय नहीं रह गया है। ये अब एक हाई रेवेन्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुका है। काशी और अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है वो भी इसी का हिस्सा है, जहां आस्था और पर्यटन मिलकर ग्रामीण और शहरी समृद्धि ला रहे हैं। तो भूगोल की सीमाओं से लेकर डेमोग्राफिक डिविडेंड तक और एक्सप्रेसवे के रनवे से लेकर ओडीओपी के ग्लोबल बाजार तक, इन सभी तत्वों का अंतिम परिणाम क्या है? यह हमें इस ब्लूप्रिंट के आखिरी विजन यानी विजन 2046 की ओर ले जाता है। दस्तावेज एक विकसित महाशक्ति के उदय का खाका खींचा है और इसके 3 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। हाँ, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और गति यानी स्पीड। 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है और 2046 तक राज्य का 35.8% हिस्सा शहरीकृत हो जाएगा। इस शहरीकरण इंजन को ताकत देने के लिए 100 नई टाउनशिप और लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन का विकास किया जा रहा है। तो आखिर सबका मतलब क्या है? इस पूरे विस्तृत रोड मैप का असली निष्कर्ष क्या है? देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और एक स्पष्ट निष्कर्ष भी निकलता है। जब स्थिरता, सुरक्षा और गति एक साथ काम करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश को महज एक राज्य नहीं बल्कि भारत के भविष्य का पावर हाउस बना देता है। बिल्कुल। अगर भारत 2047 तक एक वैश्विक महाशक्ति बनने का दृढ़ संकल्प रखता है तो ये स्पष्ट है कि उस संकल्प की धुरी उत्तर प्रदेश की इसी प्रगति पर निर्भर करती है। इतनी विशाल आबादी और संसाधनों के साथ भारत का भविष्य इस मेगा स्टेट की सफलता से सीधे तौर पर गुंथा हुआ है। आज हमने बहुत सारे आंकड़ों, अर्थशास्त्र के नियमों और जमीनी रणनीतियों को यहाँ डिकोड किया, लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार है जो मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या? जरा सोचिए, जब हजारों साल पुरानी गंगा जमुनी तहजीब, प्राचीन आध्यात्मिक सर्किट और सदियों पुराने हस्तशिल्प का सीधा तालमेल, भविष्य के नेट जीरो एयरपोर्ट्स, भारत की पहली एआई सिटी और ड्यूअल यूज वाले एक्सप्रेसवे के साथ पूरी तरह से हो जाएगा, तो आने वाले दशकों में उत्तर प्रदेश की जो नई हाइब्रिड कल्चर उभरेगी वो आखिर कैसी दिखेगी? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। क्या ये पूरी दुनिया के लिए प्राचीन परंपरा और अत्याधुनिक तकनीक के एक साथ सांस लेने या उनके सह अस्तित्व का सबसे बड़ा और सफल प्रयोग होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी स्प्रेडशीट या आंकड़े से बहुत परे है, लेकिन इसका जवाब ही इस मेगा स्टेट का असली और अंतिम